हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं डीनेबोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। जो डीनेबोसिंथेसिस होता है फैटी एसिड का, ये इसको खोजा था लाइडन ने, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और इस साइकिल को लेनिन स्पाइरल भी कहते हैं। तो डीनेबोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड को लेनिन स्पाइरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइडेन स्पाइरल भी कहा जाता है इसको। और साइड जो होती है, साइड कहाँ पर होती है? लिवर, एडिपोज टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड और ब्रेन में और किडनी में, ब्रेन एंड किडनी। ये क्या साइट होती है और ये कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। फैटी सिंथेसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। इन आगे के साइटोप्लाज्म में डीनेबोसिंथेसिस होती है। लाइडेन स्पाइरल भी इसे कहते हैं। देखो, जो डीनेबोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होता है, इसके लिए पहले हमको एसिटिल कोएंजाइम ए का ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना, ये कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमको साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोएंजाइम का ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो पहले क्या करवाना पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये कहाँ पर हो रही है रिएक्शन? साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो इसमें क्या होगा? देखो, एक ब्रेन ये बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं। ये इधर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इधर। और उस तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? जो फैटी एसिड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा चेंज हो जाती है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए में। और एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रेट के साथ में टीसीए के साथ में, यानी टीसीए ने घुसेगी कहाँ पे? सिट्रेट के रूप में। और ये सिट्रेट होगा जो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये होगा सिट्रेट। और जो सिट्रेट है, ये एटीपी सिट्रेट लाइजेज की उपस्थिति में ये चेंज हो जाता है आक्जेलोएसिटिक एसिड कह दो या आक्जेलोएसिटेट कह दो। आक्जेलोएसिटेट में और किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में। जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है, ये यूज कर लिया जाएगा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इससे देगा ये फैटी एसिड। तो ये होगा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में। अब आक्जेलोएसिटेट आगे रन करेगा। ये टीसीए है तो आप लोग जानते हैं क्या बनेगा। आक्जेलोएसिटेट से क्या बनता है? मैलेट बनता है। मैलेट और मैलेट बनेगा या, और मैलेट से क्या बन सकता है? पायरूवेट बन सकता है। तो जो मैलेट होगा वो भी अंदर जा सकता है सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में, या पायरूवेट होगा वो भी जा सकता है। या तो पायरूवेट के रूप में जा सकता है और मैलेट के रूप में जा सकता है। मैलेट जाएगा तो फिर से बनाएगा आक्जेलोएसिटेट और आक्जेलोएसिटेट तुम्हारा सिट्रेट में चेंज हो जाएगा। मैलेट ऐसे चेंज होता है। और पायरूवेट पहले तुम्हारा चेंज होगा मैलेट में, उसके बाद में साइकिल में घुसेगा। तो ये टीसीए के बारे में बात हुआ था। हमको मेन यहाँ पर ध्यान देना है इसका कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए का। इसीलिए देखो, ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे और ये रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में। इसीलिए जो सिंथेसिस है डीनेबोसिंथेसिस, इससे इसको एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक साइकिल भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड भी कह सकते हैं। तो ये बात हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम के बारे में। अब ये सब एंजाइम तुम्हारी टीसीए की होंगी, तो टीसीए जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे और आपको वो चीज़ें पता ही होगी टीसीए के बारे में। तो एंजाइम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं।
यहाँ पर टीसीए ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो एंजाइम को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एंजाइम को लिखेंगे यहाँ कौन ट्रांसपोर्टर होते हैं, यहाँ पर होते हैं टीसीए ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में। तो ये लिख लीजिएगा आप। अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ द डीनेगो सिंथेसिस। चलने से पहले अभी यहाँ पर एक मल्टी जेनिक कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो मल्टी जेनिक कॉम्प्लेक्स होता है जो ये सब सिंथेसिस करवाने में योगदान प्रदान करता है। उसमें तो हम देखते हैं फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स होता है ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है कि कई सारी एंजाइम इसमें होती है। ये मेरे 3 डोमेन में होता है, 3 डोमेन में मिला के 7 एंजाइम होती हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, 3 ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये डाइमर के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं, डाइमर के रूप में रहते हैं, डाइमर के रूप में रहते हैं। और इसमें ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं 3 डोमेन में विथ 7 एंजाइम। 7 एंजाइम कौन कौन होती हैं और 3 डोमेन क्या होते हैं, और ये 3 डोमेन और 7 एंजाइम में ऑर्गेनाइज होते हैं। इसका फायदा भी है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फायदा भी है। क्या फायदा है कि जितने भी इंटरमीडिएट रिएक्शन होती हैं वो एक दूसरे के एक्टिव साइट से इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो फायदा इसका लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका फायदा क्या है, फिर प्रॉफिट क्या है, इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन, मीडिएट ऑफ द रिएक्शन कैन इजीली इंटरेक्ट with द एक्टिव साइट। जो इंटरमीडिएट है रिएक्शन के वो इजीली इंटर कर सकते हैं एक्टिव साइट से ऑफ द एंजाइम। दूसरा क्या बात हो सकता है, एक जीन सभी एंजाइम को रेगुलेट कर रही है, यानी कि इक्विमोलर कंसंट्रेशन होगा एंजाइम का। वन जीन रेगुलेशन है, इसलिए ऑल एंजाइम आर इक्विमोलर। ये बात हो गया। तीसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि इफिशिएंसी जो होगी वो एनहेंस हो जाती है, इफिशिएंसी इनहेंस्ड, ये बात हुआ। अब 3 डोमेन है, 3 डोमेन में 7 एंजाइम है। तो पहला डोमेन है, फर्स्ट डोमेन जो है वो कंडेंसिंग डोमेन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसिंग डोमेन। और इसमें 3 एंजाइम होती हैं, कौन सी, उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पर एंजाइम होती है बीटा कीटो एसाइल सिंथेज, बीटा कीटो एसाइल सिंथेज, आप लोग लिखते रहिएगा भैया, बीटा कीटो एसाइल सिंथेज कंडेंसिंग एंजाइम। कंडेंसिंग एंजाइम को जहाँ लिखेंगे आप सी से लिखेंगे, ठीक है, कंडेंसिंग एंजाइम। और होती है एसिटिल ट्रांसफरेज, एसिटिल ट्रांसफरेज, इसको जहाँ लिखेंगे एटी से लिखेंगे, एसिटिल ट्रांसफरेज। तो ये फर्स्ट डोमेन के बारे में बात हो गया। अब सेकेंड डोमेन को हम कहना पड़ेगा भैया। तो 3 एंजाइम इसमें हो गई। सेकेंड डोमेन देखने के बाद बात करते हैं। सेकेंड डोमेन, जो सेकेंड डोमेन होता है उसको रिड्यूस यूनिट डोमेन भी कहते हैं, रिड्यूस्ड यूनिट डोमेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 4 एंजाइम होती हैं भैया। डिहाइड्रोजनेज होगा, रिडक्टेज होगा, डिहाइड्रोजनेज होगा, इनोइल रिडक्टेज होगा, डिहाइड्रोजनेज होगा, इनोइल रिडक्टेज होगा, बीटा कीटो एसाइल
एसाइल रिडक्टेज होगा, एसाइल रिडक्टेज होगा। और एक और बचेगा, कौन बचेगा भैया, ACP, एसाइल कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है इसमें। एक उसका फुल फॉर्म क्या है, एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है। अब थर्ड डोमेन की बात करते हैं। थर्ड डोमेन, जो थर्ड डोमेन है इसको रिलीजिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि फाइनली ये वर्क करेगा और पाल्मिटिक एसिड को रिलीज कर देता है। थ्री डोमेन रिलीजिंग यूनिट भी कहते हैं इसे। इसमें एक एंजाइम, सॉरी इसमें 3 एंजाइम होती है, इसमें 3 एंजाइम और एक प्रोटीन है, और इसमें केवल एक एंजाइम होती है थायोस्टेरेज। इसमें एक ही प्रोटीन है ना कि एंजाइम है, ध्यान देना। ACP क्या है, प्रोटीन है ना कि एंजाइम। ये 3 एंजाइम इसमें, 3 एंजाइम इसमें और एक एंजाइम इसमें, थायोस्टेरेज। तो ये बात हो गया डोमेन के बारे में। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ द किसका, डीनेबुसिंथेसिस का। और स्टेप पढ़ने के लिए इसको जरा सा पूरा भैया करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा स्टेप बनेगा। तो जो रेट लिमिटिंग होता है, देखो कुछ स्टेप तो भैया कॉमन है, जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम ए मैनुअल कोएंजाइम ए बनता है तो वो तो कॉमन रहेगा। और मैनुअल कोएंजाइम से आगे बनता है, उसको याद करना पड़ेगा भैया, उसको याद करने का ट्रिक भी बता देंगे आपको, याद करना है तो अगला है देखो एसिटिल। स्टेप 1 क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है वो चेंज होगा मैलोनिल कोएंजाइम ए में बाय द एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर मैं क्यों कार्बोक्सिलेज लिख दे रहा हूँ, आप लोग फुल लिख लीजिएगा, कार्बोक्सिलेज लिख दे रहा हूँ। नाम क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं बचेगा मेरे पास। ये बायोटिन डिपेंडेंट होता है, पहले ही पढ़ चुके हो, बायोटिन डिपेंडेंट होता है। और इसमें एक ATP का यूज भी होता है, तो जहाँ पर ATP यूज होगी उसको हम रेड से दिखाई देंगे, और जहाँ पे एंजाइम होगी उसको हम दिखाएंगे ग्रीन से। तो मैलोनिल कोएंजाइम ए बन गया। मैलोनिल कोएंजाइम ए बनता है, उसके बाद में स्टेप 2 होता है, और स्टेप 2 तुम्हारा 2 स्टेप में होता है। स्टेप 2 स्टेप में होता है, कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखो एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है इसको हम अलग लिख देते हैं स्टेप 2। देखो एसिटिल कोएंजाइम ए है जो, वो ऐड होता है विद द कंडेंसिंग एंजाइम थायोकाइनेज से। SH क्या है, थायो ग्रुप है, तो SH ग्रुप से जुड़ जाएगा कंडेंसिंग एंजाइम, और ये बनाएगा, तो लिखना सही नहीं है, तो इधर ही बनाते हैं। ये बनाता है एसिटिल SC। सी क्या है, कंडेंसिंग एंजाइम है, तो एसिटिल SC बनेगा और कोएंजाइम ए निकल जाएगा, कोएंजाइम ए बाहर निकल गया। अब दूसरा क्या होता है, जो मैलोनिल कोएंजाइम ए होता है, ये ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन SH से जुड़ता है और बनाता क्या है, बनाता है मैलोनिल SACP बनाता है, और कोएंजाइम ए इसमें भी क्या हो जाता है, आउट। एंजाइम की बात करते हैं तो एसिटिल कोएंजाइम में बस यहाँ पर जो एंजाइम होगी वो एसिटिल ट्रांसफरेज होगी AT, और यहाँ पर मैलोनिल कोएंजाइम में यहाँ पर क्या होगा, मैलोनिल ट्रांसफरेज होगा MT, ठीक है, मैलोनिल ट्रांसफरेज होगा। अब हमारे पास में मैलोनिल ACP है, मैलोनिल ACP है। जो मैलोनिल SACP प्लस कोएंजाइम है, ये एसिटिल SC, हमारे पास में एसिटिल SC है और मैलोनिल SACP है।
ये दो चीज़ें हमारे पास में है। और जो मैनुअल SACP होता है और एसिटिल SACP है, ये दोनों साथ में बनाते हैं एसिटो एसिटिल। इसको स्टेप लिख देते हैं, पहला स्टेप 2A 2B। और ये दोनों देखो, इनको हम मिश्रण करके पॉजिटिव कर देते हैं। ये दोनों ऐड होके ऐड ऑन करके और क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं एसिटो एसिटिल ACP और बीटा कीटो एसाइल ACP बनेगा। ACP क्या है पता नहीं होगा, एसाइल कैरियर प्रोटीन। और यहाँ पे जो निकलता का है CO2 निकलेगा, और क्या निकलेगा CESH निकल गया, CO2 निकला और CESH निकल गया। और एंजाइम कौन होगी, कंडेंसिंग एंजाइम और कीटो एसाइल सिंथेज एंजाइम होगी, कंडेंसिंग एंजाइम को C लिख लेता हूँ क्योंकि आप फुल फॉर्म लिखे होंगे आगे, C और कीटो एसाइल सिंथेज, कीटो एसाइल सिंथेज को ही कंडेंसिंग एंजाइम कहते हैं। उसके बाद में जब एसिटो एसिटाइल ACP और बीटा कीटो एसाइल बन गया, एसाइल ACP बन गया, तभी क्या करेगा, इसमें रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होके बन जाएगा, इसमें हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन होके बन जाएगा भैया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। असिस्टेंट कमिश्नर आप पुलिस को समझ लेना। देखो, और यहाँ पर जो एंजाइम होगी वो होगी कीटो एसाइल रिडक्टेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये होगा 2B, ये क्या है, तीसरा स्टेप यहाँ पर है, और चौथा स्टेप यहाँ पे है। चौथा स्टेप क्या है, रिडक्शन ही लिख दिया हूँ, कीटो एसाइल रिडक्टेज। अब बीटा हाइड्रोक्सी लिखना है, बीटा हाइड्रोक्सी लिख देना, ठीक है। चलो निकालिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP बन गया। उसके बाद में फिफ्थ स्टेप होगा। फिफ्थ स्टेप क्या होगा भैया, डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ से हम लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पांचवा स्टेप क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पर सॉरी डिहाइड्रेशन होगा ना कि डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर निकल गया। देखो मेरा भी निकल रहा है बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन हुआ, यानी कि क्या होगा, डिहाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा डिहाइड्रेशन। और पानी निकल गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए बना देना है इनोइल ACP बन गया। इनोइल ACP से बनता है, क्या बनता है, तो इनोइल ACP से बनता है ब्यूटाइल ACP। अरे यार कलर कोड चेंज हो जाता है, ब्यूटाइल ACP बनता है बाय द हेल्प ऑफ द इनोइल रिडक्टेज। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो सिक्स स्टेप में फिर से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और साथ में यहाँ देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है, एक NaADPH प्लस एंटर करेगा और किस रूप में निकल जाएगा, Na
डीपी प्लस, अरे यार डीएच मत लिख देना, NADP है, ठीक है। तो बन जाता है ब्यूटाइल एसीपी। ब्यूटाइल एसीपी जो होता है वो फिर से रिसाइकिल हो जाता है, कहाँ पे, स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में फिर से रिसाइकिल हो सकता है और फिर से तुम्हारा स्टेप 3, 4, 5, 6 वो भी क्या कर सकता है, स्टेप 3 पर क्या होता है, वापस लौट सकता है। और ब्यूटाइल एसीपी से बन जाएगा पाल्मिटिक एसिड। क्या बनेगा, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड क्या है, 16 कार्बन का कंपाउंड है, पहला नंबर पर याद करना, 16 कार्बन का कंपाउंड है। और एंजाइम जो यहाँ पर होगी थायोस्टेरेज होगी, थायोस्टेरेज होगी। और ये ऐसे नहीं बन जाएगा, रिसाइकलिंग होगा। क्या होगा, रिसाइकिल, साइकिल अबाउट 6 टाइम, 6 टाइम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करवाएंगे। तो टोटल साइकिल कितनी होगी, टोटल साइकिल कितनी होगी, 7, क्योंकि 6 बार रिसाइकिल करवाएंगे। जो ब्यूटाइल एसीपी है उसको स्टेप थर्ड में लेकर जाके घुसेड़ेंगे, यहाँ पे स्टेप थर्ड में लेकर जाएंगे घुसेड़ेंगे। और यानी कि ये 6 बार क्या करती है, रिसाइकिल। 6 बार यार 6 बार क्या होगा, रिसाइकिल होगा, 6 बार रिसाइकिल होगा। और एक तो ये बन रही है, तो टोटल साइकिल कितना हुआ, 7। 7 साइकिल के बाद में पाल्मिटिक एसिड बनकर तैयार होती है। तो ये बात हो गया। यहाँ पे थायोस्टेरेज के साथ में वाटर भी आता है, जुड़ता है। और ये स्टेप 7 है, स्टेप 7। ब्यूटाइल एसिड जानते हो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो ये बात हो गया स्टेप्स के बारे में। और ध्यान रखना जो कार्बोक्सिलेज है, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है, ये रेट लिमिटिंग है। ये क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग है। तो ये बात हुआ स्टेप्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि कोएंजाइम फैटी एसिड का कहाँ कौन होता है और कहाँ से आता है आखिर। तो कोएंजाइम कौन होगा, NADPH, और कहाँ से आएगा उसके बारे में देखते हैं। देखो, कोएंजाइम्स ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए कोएंजाइम चाहिए, वो क्या होती है, NADPH। NADH मत लिख देना, NADPH होता है, ठीक है। NADPH ये कहाँ से आता है, पेंटोज फास्फेट पथने से आएगा, HMP शर्ट से आ सकता है, क्योंकि यह मेन सोर्स है NADPH का। और साथ में मैलिक एंजाइम से भी आता है, मैलिक एंजाइम से भी आ सकता है। मैलिक एंजाइम आप लोग समझे नहीं होंगे, जब मैलेट चेंज होता है किसमें, पायरुवेट में, मैलेट प्लस NADP प्लस जब चेंज होता है किसमें, पायरुवेट में, पायरुवेट में, तो क्या निकलता है, NADPH निकलता है। और यही आके यूज होता है यहाँ पे कोएंजाइम की तरह फैटी एसिड के सिंथेसिस में। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। अगला क्या है, रेगुलेशन ऑफ फैटी सिंथेसिस। रेगुलेशन जो होगा भैया ये निर्भर करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट पे। देखो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा अवेलेबिलिटी, फैटी सिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज जो थी वो क्या थी, रेट लिमिटिंग एंजाइम थी। और इसको जो एक्टिवेट कर देगा भैया वो तुम्हारा फैटी सिंथेसिस को बढ़ा देगा। तो ये की एंजाइम है, क्या है, की एंजाइम है, यानी कि ये कंट्रोल करेगी भैया, की है तो, और की है तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, सिट्रेट कर देगा, एक्टिवेट कर देता है, पॉजिटिव साइन होना, एक्टिवेट कर दे रहा है। एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ATP, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ATP भी इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा।
और इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वो लाइपोजेनेसिस को फेवर करता है। इंसुलिन क्या करेगा, लाइपोजेनेसिस फेवर करेगा, ग्लूकेगॉन जो होगा वो इनहिबिट करेगा। तो ये हो गया रेगुलेशन के बारे में। और इसी के साथ में साइकिल खत्म होती है। लेकिन एक चीज़ और, सिंड्रोम एक होता है, उसको देख लो। एक होता है जलबर्ग्स जलबर्ग्स बर्गर जल बेगस सिंड्रोम, बेगस सिंड्रोम, जल बेगर सिंड्रोम। इसको सेरेब्रो हिपेटो रीनल सिंड्रोम भी कहते हैं। बस मतलब इसमें सेरिबरम भी अफेक्टेड होगा, लिवर भी अफेक्टेड होगा और किडनी भी अफेक्टेड होती है। इसमें क्या होता है, ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, ध्यान देना। ये क्या है, इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज है, अकर्स ड्यू टू absence of peroxisome in all tissue। तो सभी टिश्यू में पेरोक्सिसोम एब्सेंट है, तो ये होगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, अपने भाई दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।